मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीस पर चंदन चलाता हूँ, कि मैं चंदन चलाता हूँ, कि मैं चंदन चलाता हूँ। मर्त्य मानव की विजय क्या तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर मैं रथ चलाता हूँ, कि मैं चंदन चलाता हूँ, कि मैं भी रथ चलाता हूँ। यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने पुरुरवा में ये बात कही है। पुरुरवा उर्वशी से कहता है कि पुरुष चाहे जितना शक्तिशाली हो जाए, परंतु रूपवती नारी उसे अपनी एक मुस्कान से जीत लेती है, उसको अपने वश में कर लेती है, चाहे जितना शक्तिशाली हो पुरुष। तभी वो कहता है कि हे उर्वशी, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। अर्थात मैं तो मरने वाला, जो यहां मृत्यु लोक का निवासी मानव है, जो मरणशील मानव है, मरण धर्मा मानव है, जिसकी वीरता की पहचान युगों युगों तक है। अर्थात पुरुष की भांति कोई वीर नहीं होता। वो कहता कि मैं तेजस्वी पुरुष हूं, मैं तूर्य हूं, अर्थात मैं तुरही हूं, मैं मनुष्य की विजय की तुरही हूं। और हे उर्वशी, मैं अपने समय का सूर्य हूं। अंधतम अर्थात अंधकार से परिशीलित, अंधकार से भरे हुए भाल पर मैं अग्नि को प्रज्वलित कर देता हूं। मुझ में इतनी शक्ति है कि अंधकार के मस्तक पर भी आग जला देता हूं, और बादलों के शीश पर भी मैं रथ चला सकता हूं। ये अंडरलाइन है, बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं। चंदन का उतना चंदन है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चंदन लिखा जाता है। चंदन का अर्थ होता है रथ। बादलों के शीश पर मैं रथ चलाता हूं। तो आज का मनुष्य क्या देख रहे हो ना, हवाई जहाज चलाता है। कैसे चलाता है हवाई जहाज? तो बादलों के शीश पर रथ हवाई जहाज ही होता है, ठीक है। तो बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, मैं बादलों के भी सर पर रथ को हाँकता हूं। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है आपको। तो पाठ का नाम है पुरुरवा और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकित अंश की व्याख्या बताई। नश्वर मानव की विजय का सूर्य, सूर्य नहीं यहाँ पे तूर्य, कौन है? तो यहाँ पे पुरुरवा है। पुरुरवा एक राजा है, ठीक है, यहाँ पुरुरवा है। किसने अपने आप को अपने समय का सूर्य कहा है? पुरुरवा ने कहा है। किसने कहा है? पुरुरवा ने कहा है। पुरुरवा पावक जलाकर क्या करना चाहता है? अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं। पावक जलाकर क्या करता है? तो अंधतम के भाल पर पावक जलाता है, और उसके पश्चात अग्नि को प्रज्वलित करने के पश्चात वो रथ चलाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया ना, सटीक प्रश्न नहीं है। पुरुरवा पावक जलाकर क्या करता है, तो यहाँ क्या, अंधतम के भाल पर पावक जला, जब आदमी अग्नि जलाएगा ना, तो वो क्या करेगा? प्रकाश करेगा। तो प्रकाश करता है, आकाश मंडल में क्या करता है? प्रकाश करता है। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार,
काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार, तीखी है बड़ी यह धार तीखी। यहाँ पे वैज्ञानिक प्रगति का उपयोग मानव हित में होना चाहिए, न कि मानव के विनाश में, ऐसा दिनकर ने बताया। दिनकर कहते हैं कि सावधान मनुष्य, अगर विज्ञान तलवार है तो हमें इसे फेंक देना चाहिए, मोह और यादों के उस पार फेंक देना चाहिए, में अपनी स्मृति में भी नहीं लानी चाहिए, मोह त्याग कर इसको फेंक देना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मानव वैज्ञानिक साधनों का दुरुपयोग करेगा तो उससे मानव जाति नष्ट हो सकती है। प्रत्येक चीज के दो पहलू होते हैं, उपयोग और दुरुपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। अगर हम सदुपयोग विज्ञान का करते हैं तो हमारे लिए वो वरदान बन जाती है, अगर हम दुरुपयोग विज्ञान का करते हैं तो हमारे लिए वो शाप बन जाया करती है। इसलिए हमें विज्ञान को अगर तलवार के रूप में स्वीकार करना है तो इसे हमें फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये तो सिद्ध हो चुका है कि तू शिशु भी नादान। हे अज्ञान मनुष्य, ज्ञानी मनुष्य, तो भी अज्ञानी शिशु है, तू नादान शिशु है, नादान बच्चा है, क्योंकि तुझको फूल और कांटों की कुछ पहचान नहीं है। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। वो कहते हैं कि विज्ञान रूपी तलवार लेकर तू हाथ में, खेलने के लिए विज्ञान रूपी तलवार नहीं दी जाती। जैसे बच्चों को खेलने के लिए तलवार नहीं दी जाती, वैसे विज्ञान रूपी तलवार भी तुझे खेलने के लिए नहीं दी जाती है। तनिक भी असावधानी से तेरे अंग कट सकते हैं, इसलिए इस तलवार को तुझे फेंक देना चाहिए। ये विज्ञान एक ऐसी तलवार है जिसका दुरुपयोग अगर तू कर रहा है तो इसे फेंक देना चाहिए। भाव यह है कि अगर मानव जाति ने भले ही वैज्ञानिक प्रगति करके विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया हो, किंतु मानवता के विनाश का खतरा उत्पन्न हो गया है। तुझे फूल कांटों अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है, तेरी तनिक भी असावधानी से तेरे अपने ही अंग कट सकते हैं, अतः इस विज्ञान रूपी तलवार को फेंक देना ही तेरे लिए हितकर है। तो ये आपकी व्याख्या हो जाएगी। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का नाम अभिनव मनुष्य है और कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रेखांकन की व्याख्या बताई भी, मनुष्य विज्ञान की तलवार को क्या तजकर फेंक दे, मोह तलकर नहीं, तजकर, ठीक है, मोह तजकर फेंक दे। मानव के विषय में क्या सिद्ध हो चुका है कि वो अभी नादान शिशु है। क्या है? नादान शिशु, ये सिद्ध हो चुका है। मनुष्य को किसकी पहचान नहीं है? अच्छे बुरे की, फूल और कांटे की, ठीक है, फूल और कांटे की पहचान नहीं है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। चलिए अब एक आ गया है, अगली पंक्ति 23वां है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। यहाँ पे अज्ञेय ने कहाँ से लिया गया है? अज्ञेय जो सच्चिदानंद हीरानंद अज्ञेय है, उन्होंने एक कविता लिखी हिरोशिमा, तो हिरोशिमा से लिया गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान के नगर हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था तो भीषण नरसंहार हुआ था, विनाश हुआ था, और इन पंक्तियों में कवि ने उसी का वर्णन किया है। तो कवि कहता है कि एक दिन अचानक सूर्य तो निकला, ऐसा सूरज निकला, एक नया सूरज निकला, तेज धूप वाला। तो सूरज तो निकला, नगर के चौक में निकला बीचों बीच, लेकिन अचानक क्या हुआ? वो सूरज कैसा था? वो विनाशकारी सूरज था, लेकिन वो आसमान में नहीं निकला था, वो फटी धरती से उगा था, भीषण नरसंहार कर दिया। जब हिरोशिमा नगर में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया तो उसकी रोशनी सूरज जैसी थी और उसने भीषण विनाश किया। उस परमाणु बम ने भीषण नरसंहार किया, परिणाम यह हुआ कि चारों ओर मनुष्य की लाशें ही लाशें बिछ गईं। इसलिए यहां पर अज्ञेय ने कहा है कि धूप तो बरसी थी परंतु अंतरिक्ष से नहीं,
बल्कि फटी मिट्टी से बरसी थी और उसमें मनुष्य का विनाश हो गया था। अब प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम है क्या? पाठ का नाम है हिरोशिमा। कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गेय। आप पूरा लिखिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या बताइए। एक दिन अचानक क्या हुआ? सूरज निकला था। ठीक है, अचानक सूरज जैसा निकला था, क्षितिज पर नहीं, कहाँ निकला था? नगर के चौक। धूप बरसी का क्या तात्पर्य? धूप बरसी अर्थात अग्नि, अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि की बरसात हो गई। चलिए, निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय। देखो, जीवन परिचय के लिए हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाएंगे। जीवन परिचय मैंने लगभग आपके जितने वीडियो वासुदेव शरण अग्रवाल का भी पढ़ाया है, तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दूंगा जिसमें जीवन परिचय ही जीवन परिचय होंगे। जैनेन्द्र का भी है, मिश्र प्रभाकर का, हजारी प्रसाद, दीनदयाल जी, सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाद। ये बस एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं, ये भी आपको मिल जाएगा। तो इतने जीवन परिचय आप तैयार कर लेंगे तो आपको मिल सकता है, आ जाएगा। चलिए, और यहाँ पे जो जीवन परिचय पद्यांश वाले कवियों का है, तो ये भारतेंदु का भी है, उपाध्याय हरिऔध का भी है, निराला, दिनकर, अज्ञेय, पंत, जयशंकर प्रसाद। इसमें से एक दो नहीं है, बाकी सब जीवन परिचय की लिस्ट हमने प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है और उसकी लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लेना, वही सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश। तो कहानी का सारांश टाइप भी हम बता चुके हैं, ध्रुव यात्रा का बता चुके हैं। हाँ, ध्रुव यात्रा का नहीं बताए हैं, ये बता देंगे हम। कहानी कला के तत्वों पर ध्रुव यात्रा की, और खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, ठीक है। और पंचलाइट तो पूरी पढ़ा चुके हैं, पंचलाइट भी पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चरित्र चित्रण नायक का ये नहीं बताए हैं। इसमें से जो कुछ बचा है मैं थोड़ा थोड़ा सॉल्व करवा दूंगा। लाठी कहानी तो पूरी बहुत अच्छे से, बहादुर अच्छे से, कर्मनाशा की हार, ये सब अच्छे से हमने पढ़ाए हैं। तीन चीजें आप पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर खंड काव्यों में अभी तो नहीं, फिलहाल परीक्षा के समय हम खंड काव्य भी आपके सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, जो भी आपके जिले में चलता है। फिर अब आता है संस्कृत गद्यांशों का, अवतरणों का हिंदी अनुवाद। चलिए, अगले वीडियो में हम इसे अवश्य सॉल्व कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको शेयर कर दीजिए।